बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप प्रोग्राम एहतसाब देख रहे हैं समा टीवी पे। मैं इमरान खान हूँ। हमारे साथ टॉप 10 के वजीर मौजूद हैं। इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी असद उमर साहब, हाल ही में उनको सर्टिफिकेट भी मिला है कि उनकी वजारत ने बेहतरीन परफॉर्म किया। इस पर कुछ उंगलियाँ भी उठ रही हैं मुख्तलिफ वजीरों के हवाले से। मुख्तलिफ लोग कह रहे हैं जी हम क्यों बाहर रह गए। इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले अदम एतमाद के हवाले से जो मामला चल रहे हैं उनको डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद उमर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताइए कि अदम एतमाद की तैयारियां हो रही हैं। जो अपोजिशन का क्लेम है वो ये कहते हैं कि हमारे पास से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से 25 ऐसे लोग मौजूद हैं जो वक्त आने पर तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन के साथ खड़े हो जाएंगे। आपको आइडिया है, वैसे आप क्योंकि बहुत करीब है इमरान खान के, तमाम MNAs को आप जानते हैं, टिकटें देने में आप शामिल थे, ये कौन लोग हैं और इतने लोग मौजूद हैं वाकई? सर ये कहानी जो है ना इमरान, वो पहली दफ़ा सुनाई जाती है तो इंसान थोड़ा सा खुद ही शक करना शुरू करता है कि जी शायद इसमें कोई सच्चाई हो। फिर दूसरी दफ़ा होता है कि अच्छा नहीं यार ये पहले भी कह रहे थे, लेकिन फिर भी थोड़ी डाउट रह जाता है। ये कुछ छठी दफ़ा ये कहानी हम सुन रहे हैं। वो को 15 गए और 20 गए और इत्तेहादी गए और फलाने गए। तो अब तो मेरे ख्याल में खुद जो वो बोल रहा होता है तो उस वक्त बोलते हुए भी उसको यकीन नहीं होता कि वो क्या रहा है। अभी तक जितने भी वोट आए हैं, जितनी भी दफ़ा ये टेस्ट किया गया है और सामने खुलकर वोट देने थे, तो आपको पूरे के पूरे वोट नजर आए। बशमूल ये आखिरी वोट जो हुआ था कौमी असम्बली के अंदर, वो मुश्तरका जो इजलास था सेनेट और नेशनल असम्बली का, उसके अंदर वोट किया गए थे और हमारे 178 वोट हैं स्पीकर साहब के अलावा इत्तेहादियों को मिलाकर। और एक शाम पहले मैंने वज़ीर आज़म को मैसेज भेज दिया था जी कि कल इंशाल्लाह 168 हमें वोट पड़ेंगे, क्योंकि 1-2 बीमार थे, बाकी मुल्क से कुछ बाहर थे। वो पूरे के पूरे 168 वोट अगले दिन हमारे पड़ गए थे। तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक वोट भी कम नहीं हुआ है और ना कोई ऐसे आज़ार नजर आते हैं कि कोई वोट कम होगा। एक भी नहीं, आप एक भी नहीं का क्लेम कर रहे हैं। चले वो 20-25 कह रहे हैं, कुछ 4-5-6 का मार्जिन आप दें। आपको शक होगा कि ये बंदे ऐसे हैं जो स्लिप हो सकते हैं, कुछ ऐसे जिनको टिकट नहीं चाहिए कल को आपका, या जिनको लगता है कल को आप टिकट ही नहीं देंगे। मुझे ये शक नहीं है। ऐसे लोग होते हैं वक्तन फवक्तन, कुछ MNAs हजरात नाराजगी होती है उनकी, वो गिला भी करते हैं, कुछ जो है वो पब्लिकली भी गिला कर देते हैं। लेकिन अभी तक मुझे कोई शख्स नहीं मिला जो ये कहे कि मैं इमरान खान का साथ छोड़ने को तैयार हूं। अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल हमारे सामने नहीं आई है। तो मैं वाकई में, मैं सिर्फ ये आपको नहीं कह रहा टीवी के ऊपर, हकीकतन मुझे जो है, और ये जैसे आपने कहा कि हम सिर्फ करीबी रास्ते से नहीं देख रहे होते, जब वोट होता है, बजट का वोट है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का है, तो उस वक्त जो जिम्मेदारियां लगती हैं कि किसने राब्ते करने MNAs के साथ और वोट काउंट करता है, मैं उन 4-5 लोगों में शामिल होता हूं। तो मैं तो इस मरहले से एक दफा नहीं कई दफा गुजर चुका हूं। अच्छा, 2 मौकों के अलावा खुफिया बैलेटिंग होती है, यानी जब तहरीक अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ होगी तो तभी ओपन बैलेटिंग होगी ना, और जब कभी फाइनेंस बिल होगा तभी ओपन बैलेटिंग होगी। लेकिन खुफिया बैलेटिंग में यूसुफ रजा गिलानी जीत गए थे, वहां पैसे भी चलते हैं, बिल्कुल जीते, लालच भी चलती है। तो आपका स्पीकर आपको लगता है खतरे में है? जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब आ गए थे, हफीज शेख की तरह स्पीकर भी खतरे में है। देखिए, पहली बात तो मैं, अगर आप इजाजत दें, कि ये कितनी अफसोसनाक बात है कि आप और मैं दोनों इस बात पे इत्तेफाक कर रहे हैं कि जब खुफिया वोटिंग होती है तो पैसा चलता है। ये पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, हाँ, पाकिस्तान के आइन बनाने और तरमीम करने का हक रखने वाले लोग हैं। तो एक तो इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी तो हमारे पास वोट होंगे, ये भी तरमीम लाने की जरूरत है कि खुफिया का क्या काम है। खुफिया अवाम जब वोट देती है नुमाइंदे को तो समझ में आता है, जब नुमाइंदा, क्योंकि मेरा वोट जो है, अगर मैं एज अ वोटर वोट डाल रहा हूं ना इमरान, वो मेरी जाती इस्तेकाक है। जब मैं मुंतखब होके आ गया ना तो मेरा जाती इस्तेकाक खत्म हो गया। अब मैं जवाब दूं अपने वोटर को, तो मुझे खोल के सामने वोट डालने चाहिए कि मेरा वोटर मुझसे पूछ सके कि भाई तुझे इलेक्ट किया था, तूने किया क्या है। अच्छा, अब आपके सवाल पे आते हैं जी, अगर आप मुझसे पूछें कि निस्बतन उसके अंदर सीक्रेट वोट के अंदर खतरा ज्यादा होता है, और उसके अंदर भी अभी तक की सूरत हाल इसलिए नहीं रही, जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ
टीवी पे बोलने वाली बात नहीं है। मुझे अभी तक कोई भी एमएनए या इत्तेहादी ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि इमरान खान को छोड़ने को तैयार है, और उनको पता है कि अगर स्पीकर के खिलाफ ऐसी तरीके अदम एतमाद आती है और वो कामयाब होती है तो उसके क्या मुज़मरात आ सकते हैं। तो इसलिए मुझे वो भी मुमकिन नहीं नजर आता कि वो भी हो सके, लेकिन जाहिर है उसके अंदर इम्कान की अगर आप बात करेंगे तो हाँ, उसमें ज्यादा इम्कान हो सकता है। ठीक है, तो पहला टारगेट यह है कि स्पीकर को हटाया जाए। अगर स्पीकर को हटा सकते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ वो बढ़ेंगे, और अगर स्पीकर को हटा दिया तो फिर हौसला भी बढ़ जाएगा सब लोगों का। तो स्पीकर आपको लगता है खतरे में हैं, यानी उनके साथ ये हो सकता है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ये आपके अपने नाराज है। मैंने ये नहीं कहा कि स्पीकर खतरे में। मैंने कहा कि क्योंकि उनको वोट काउंट नजर नहीं आ रहा है इसलिए वो स्पीकर भी खतरे में नहीं है, और इमरान खान को छोड़ने को आज कोई तैयार नहीं है। जिस वक्त और कुछ लोगों ने पैसा लिया, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि पैसा लिया हफीज के बोर्ड के अंदर, उनके दिमाग में ये था कि खतरे में नहीं थे, तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूं ना कि जब इस शेख साहब के खिलाफ वोट डाला ना तो इमरान खान की हुकूमत नहीं गई, कुछ नहीं हुआ। यहां पर बराह रात मुज़मरात हैं। सो इसलिए मेरा तज्जिया ये है कि स्पीकर भी खतरे में नहीं है। अच्छा ठीक है, वो ये नहीं चाहेंगे कि इमरान खान की हुकूमत जाए, आप ये कह रहे हैं। लेकिन सर, शेख साहब के उड़ने के बाद आपको क्या ये पता चल गया था कि आपके कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट डाला था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, ताकि उनके ऊपर आपकी नजर बेहतर रहे? नहीं, सच्चे मोगोइयां हैं, कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है। मैं सच्ची बात है, मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि जब तक आपके पास मुसद्दिका सबूत ना हो आपको किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। लेकिन सबूत नहीं, कोई मौजूद नहीं है। हम हतमी तौर पे मेरे ख्याल में कोई भी हम में से इस पोजीशन में नहीं है जो ये कह सके कि मुझे पता है कि इसने किया है। और दो कुछ लोग बड़े दावे से कहते हैं, वो किसी एक का नाम लेता है, कोई दूसरे का नाम लेता है। ये भी बात ये भी सुनने में आया है कि दोनों तरफ पार्टी को आपको एक इन्वेस्टिगेशन तो करनी चाहिए थी ना, इसमें पता तो चलता आपको कि आपके कौन से लोग हैं जिन्होंने गद्दारी की है। जी, की गई थी, और लेकिन मैंने जैसे कहा कि कोई हमारे पास हतमी सबूत उसमें सामने नहीं आया कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं किसी भी शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा सकूं। कोशिश की गई थी, जैसे मैंने कहा, मुख्तलिफ लोगों के ऊपर शुक्कों को शुबात भी हैं, लेकिन कोई हमारे पास हतमी इस वक्त नतीजा मौजूद नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि ये तहकीकात की जरूरत क्यों हो यार। खड़े होकर वोट डालें। अगर उनका ज़मीर कहता है कि सेनेटर जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी को बनना चाहिए तो खड़े हो ना, अपने वोटर को जवाब दें, जी मेरे ख्याल में इस वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी को बनना चाहिए सेनेटर, सबके सामने बोलें। आप आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं असद उमर साहब, वो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान के कानून मिलकर ऐसा कानून बनाया है जहां पर यह गुंजाइश मौजूद है कि आप ये कर सकते हैं, हेरा फेरी, अपने वोटर की आंखों में धूल झोंक सकते हैं कि मैंने इसको डाला, डाल किसी और को दिया। मुझे अब ये बताएं कि इसमें तरीके तो एतमाद में आपके इत्तेहादी कहां खड़े हैं 1 by 1? एक तो काफ लीग, वो भी मुलाकातें कर रहे हैं। तरीन ग्रुप वो बड़ा एक्टिव हो रहा है। मैं इत्तेहादी नहीं कहूंगा, वो आपकी अपनी पार्टी है। मतलब तीन फैक्टर है क्या सर? पहले मैं इत्तेहादियों को बोल दूं, सिर्फ परसों के एक ही दिन की मैं आपको बात बता दूं। मेरी अमीनुल हक साहब ने, उन्होंने मुझे फोन करके राब्ता किया था, उनके साथ मेरी पीर को या मंगल को मीटिंग है, वो भी होंगे साथ, उनके और साथी भी होंगे। मेरी 1.5 घंटे की मीटिंग हुई फहमीदा मिर्जा साहिबा के साथ, मेरी मुन्ने सलाई के साथ, PMLQ के साथ राब्ता भी था, और उसी दिन मैं सादिक संजरानी साहब के साथ भी मुलाकात की। तो BAP के चारों हमारे इत्तेहादी तो है, वो सिर्फ परसों मैं उनके साथ बराह रास्त रास्ते में रह चुका हूँ। कोई इस वक्त वजह नहीं है कि हमें कोई शक हो अपने इत्तेहादियों की कहाँ पे वो खड़े हुए, वो बिल्कुल ठीक जगह पे हमारे साथ खड़े हुए और हम उनके साथ खड़े हुए। तो वो पहली बात तो वो क्लियर कर दो। मेरे ख्याल में तरीन साहब का कोई फैक्टर नहीं। तरीन साहब खुद ये कहते हैं और अलल ऐलान कहते हैं कि मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं हूँ और मैं नहीं चाहता कि हुकूमत को कुछ हो। और उसके अलावा भी जो पहले को ग्रुप भी बना था, वो भी आपने बहुत अरसे से सुना होगा कि कोई उसकी एक्टिविटी वाला आपको नजर नहीं आई है। नहीं, वो भी मिल तो रहे हैं, और अभी वो मुस्लिम लीग काफ से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका राब्ता PMLN से भी है और उनका राब्ता पीपल्स पार्टी से भी है। तो ये ऐसे ही तो नहीं है असद उमर साहब। और लोग कितने तरीन ग्रुप में अगर हम कहें तो कितने MNA थे आपके जो उस तरफ टिल्ट उनका वहां है?
मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं है ऐसा जिसका, अगर चॉइस इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान है तो मेरे ख्याल में कोई एक भी नहीं है ऐसा। लेकिन वैसे जहांगीर तरीन साहब एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं, एक बहुत सीनियर पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के वो आदमी हैं, उनकी सबके साथ जान पहचान भी है, दोस्तियां भी बहुत सारों के साथ हैं, तो उनका हर एक से मिलना और उनका एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एंगेज रहना, मेरे ख्याल में तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। एमक्यूएम का वफ्द लाहौर में आके बड़ी तनकीद करके गया और इवन उन्होंने यहां तक कहा कि सुबह फैसला कोई और, रात को कोई और। इमरान खान साहब के तर्ज हुक्मरानी के ऊपर उनको बड़ी शिकायत हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर पब्लिक खुश नहीं है तो हम कैसे खुश हो सकते हैं। तो एमक्यूएम के अंदर आपको डिवाइड नजर आती है, यानी कुछ लोग उधर कुछ लोग इधर, या ये एज ए पार्टी फैसला करेंगे आपके साथ खड़ा होना या नहीं होना, क्योंकि अल्ताफ हुसैन तो है ही नहीं अब। सर देखें, अब थोड़ा सा मोहतात होके मुझे बात भी करना पड़ेगी, जाहिर है हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन एक तज्जिया निगार के तौर पर अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं जो एमक्यूएम को निस्बतन थोड़ा बेहतर तरीके से ही जानता है, तो क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रल लीडर वहां पर मौजूद नहीं है, तो तमाम पार्टियों के अंदर बशमूल तहरीक इंसाफ के एक से ज्यादा राय होती है, लेकिन मुस्लिम पीपल्स पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर, एएनपी में, जेयूआई में सबको पता है कि किसने आखिर में फैसला करना है। वहां पर शायद वैसा कोई वो नहीं है, तो आपको पब्लिकली भी मुख्तलिफ आवाजें सुनने को मिलती हैं, लेकिन ओवरऑल जाहिर है वो जो फैसला करेंगे तो फिर वो राब्ता कमेटी फैसला करती है, और राब्ता कमेटी की भारी अक्सरियत कहाँ खड़ी हुई है वो भी मेरे ख्याल में उसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि अगर आप कराची की सियासत के ऊपर थोड़ा बहुत नजर रखते हो तो अवाम के जो वोटर है एमक्यूएम का, उसके दिल के करीब जो इश्यूज हैं, चाहे वो कराची के लिए पानी हो, वो ग्रीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, वो मर्दमशुमारी के ऊपर पोजीशन हो, जो मुकामी हुकूमत का निज़ाम है उसकी पोजीशन हो, वो तमाम चीजों के ऊपर एमक्यूएम की और तहरीक इंसाफ की एक पोजीशन है, और तमाम चीजों के ऊपर पीपल्स पार्टी की पोजीशन उनसे मुख्तलिफ है। वो अपने वोटर को जवाब क्या देंगे? ये कोई कबीले का सरदार तो है नहीं कि जिसको बोलेगा उसको वोट पड़ जाएगा, वो तो आजाद वोटर है, वो जवाब क्या देंगे? अगर एमक्यूएम में से कोई ऐसे लोग हों जो तहरीक इंसाफ को के इत्तेहाद को छोड़ के पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ जाने की ख्वाहिश रखते हो, तो मुझे बताएं वो जवाब क्या देंगे अपने वोटर को? यही तो बात अपोजिशन कह रही है कि अगर आपके साथ रहते हैं तो फिर अपने वोटर को जवाब क्या देंगे कि ये महंगाई है, बेरोजगारी है, हालात की खराबी है। वो ये कहते हैं कि जितनी खराबी है उसके लिए वो भी जिम्मेदार हो जाएंगे आपके साथ मिलकर, उनका ये कहना है। क्या जवाब देंगे इमरान? वही तो मैं बोल रहा ना, फिर वो कराची की सियासत को नहीं समझते, फिर वो कराची की सियासत को नहीं समझते। और जैसे मैंने आपको अभी जो चीजें बनाई ना, ये वो बड़े बड़े इश्यूज हैं कराची के, जिनके ऊपर कराची की सियासत और कराची का वोटर वोट डालता है, और उन तमाम चीजों के ऊपर जो है तहरीक इंसाफ उस तरफ खड़ी हुई है जहां कराची के अवाम की ख्वाहिश है, और तमाम इन इश्यूज के ऊपर पीपल्स पार्टी वहां खड़ी हुई है जो कराची के अवाम की ख्वाहिश के ऐन मुखालिफ है। तो इस वक्त तो पॉलिटिकल स्पेस बिल्कुल कराची के अंदर बिल्कुल वाज़े डिवाइड आई हुई है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो आपके साथ ताल्लुकात पे नजर हैं, एक वजारत और मांगते हैं। वो कहते हैं बलूचिस्तान में बहुत कम वजारतें आपने दी हैं, सिर्फ आपने जो है वो एक खातून वजीर हैं, उसके अलावा वो कहते हैं जी आप लोग वजारत नहीं दे रहे। ऐसा लगता है कि वो एक वजारत कम से कम आपसे लेंगे। क्या आपकी हुकूमत अपनी कैबिनेट में एक मजीद कुर्सी लगाने के लिए तैयार है? ये बातचीत काफी अरसे से चल रही है जी, और मैं अगर चले ऑन एयर भी कह देता हूँ, मेरे ख्याल में उनकी बात के अंदर थोड़ा वजन भी है। बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो है वो अगर काबीना के अंदर बेहतर हो तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट उसका दे देता हूं कि हम लोग क्या कहते रहे हैं, और वो ये कि इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान से है और सेनेट का चेयरमैन बलूचिस्तान से। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है, तो हम तो उसको मजमूई तौर के ऊपर देखते हैं, और हमारे ख्याल में बलूचिस्तान की एक अच्छी नुमाइंदगी है, ऐसी नुमाइंदगी है जो पहले नहीं रही। लेकिन अगर आप सिर्फ काबीना की डेंस में देखेंगे तो इससे ज्यादा नुमाइंदगी गुंजाइश बनती है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसके ऊपर। उसके अलावा बीएपी की और तहरीक इंसाफ की बड़ी क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप है, और बेहतरीन एक इत्तेहादी के तौर पर साथ चल रहे हैं। असद उमर साहब, वर्स्ट कंडीशन में बहुत बुरी सूरत हाल का अगर आपको सामना करना पड़े और आपको पता चल जाए कि तरीके अदम एतमाद आ रही है, क्योंकि अपोजिशन तो कह रही है कि आ रही है,
वो आ रही है और उसमें आपको नाकामी हो सकती है, देन उससे पहले इमरान खान साहब मुकाबला करने के लिए जाएंगे या असेंबलियां तोड़ देंगे? बिलावल ने चैलेंज भी किया है कि तोड़ दें असेंबलियां। देखिए, ये हम इससे गुजर चुके हैं इस मरहले से। जिस वक्त हफीज शेख के सेनेट का इलेक्शन का रिजल्ट आया था, तो अगर आपको याद हो कि तहरीक इंसाफ ने और वजीर आजम इमरान खान ने खुद ये जाती तौर पे फैसला किया कि हमें फौरी तौर पे एतमाद का वोट लेना है। और आपको पता है कि जिस तरीके से रूल्स मुरतब किए गए हैं, एतमाद का वोट लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत एतमाद की अदम एतमाद के वोट का दिफा करना। क्योंकि हमने इस जब हम कहते हैं कि हमें एतमाद का वोट लेना है, तो हमने 172 प्रोड्यूस करने हैं असेंबली के अंदर। जब अदम एतमाद आता है तो ऑपोजिशन ने 172 प्रोड्यूस करने हैं, तो वो ये तो हमारे लिए निस्बतन आसान है। तो हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं। अगर वो अदम एतमाद की तहरीक लेके भी आते हैं तो हम क्यों असेंबली तहलील करेंगे? अब तो हर दफा अपने आज से महीना पहले भी अपने नंबर्स दिखा चुके हैं, वो अपने नंबर्स नहीं दिखा सकते। अभी वो सेनेट के अंदर अभी देखे ना क्या हुआ था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बिल के अंदर, उनसे बंदे ही नहीं पूरे होते किसी दफा भी। असद उमर साहब, आप ये कहते हैं कि आप लोगों के पास भी PMLN के और अपोजिशन के बंदे हैं, ये क्लेम जो है वो आपकी पार्टी के लोग करते रहे हैं, बल्कि आपके इत्तेहादी भी। इज इट ट्रू? वाकई लोग आपसे राब्ते में? वो तो क्लेम कर रहे हैं, बबांगे तो कह रहे हैं कि 20, 22, 25 इतने लोग हमारे पास हैं, बल्कि आज उन्होंने कहा कि बंदे पंजाब से नहीं, ज्यादा KP से हैं। एक नया उनका क्लेम आया है। क्या आपके पास भी हैं बंदे जो राब्ते में हैं, उस तरफ खड़े हुए? ये बिल्कुल ऐसे लोग हैं राब्ते में, मैं उनका टीवी पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ भी चलते हैं। तो अगर कभी ऑपोजिशन जो है वो वाकई उनके पास कोई नंबर्स आ गए, 3 साढ़े 3 साल की पॉलिटिक्स में आप लोगों ने इतना सीखा कि नाम नहीं लेना। तो अगर बात इस पे आ गई और उसकी जरूरत पड़ गई तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन हम जाहिर है वो करना नहीं चाहते। कोई बड़ी अच्छी सियासत नहीं है। चले नंबर्स बताएं, आपके पास कितने नंबर्स हैं? वो तो अपने नंबर बता रहे हैं ना, नाम वो भी नहीं ले रहे। आप नंबर बताएं, आपके पास कितने लोग हैं राब्ते में? वो अपने नंबर नहीं बता रहे, वो अपने नंबर नहीं बता रहे, वो हवा में छोड़े। जिस दिन, चले मैं ये भी बता दूं आपको इमरान खान, जिस दिन उनके पास 20 बंदे हमारे हो गए ना, तो अगले दिन तरीके अदम एतमाद होगी। फिर हवाई ख्याली बातें करके बेहतरीन खाने खा के मजलिस बर्खास्त नहीं होगी एक नई तारीख दे के, फिर तरीके अदम एतमाद होगी। वो है नहीं उनके पास बंदे। मसला उनका ये है कि दावा तो है, बंदे कोई नहीं है। आपके पास कितने हैं? कितने बंदे जैसे कहा कि हमने तो कभी इस लिहाज से तो बंदे हमने जमा करने की कोशिश नहीं की ना कि हम वोट दिलवाएं उनके खिलाफ। लेकिन क्या हमारे साथ लोग हैं जो चलते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं? मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, वो आपको अक्सर नजर भी आ जाता है जब वोट होते हैं ना, तो उसमें आपको नजर भी आ जाता है। मैं इससे ज्यादा तफसील के अंदर नहीं जाऊंगा। वो तो 10-12 बंदे इधर उधर होते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं होते। बट ठीक है, चले, आप नहीं बताना चाह रहे, इशारा आपने दे दिया। मैं आपसे एक चीज पूछूं, इतना ही है? इतना ही है? हाँ नहीं, देखे जैसे मैंने कहा ना, अभी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। जब जरूरत पड़ेगी तो आपको बता देंगे कितने। हम अपनी सरप्राइज ये बताएं कि आप जलसे जुलूस क्यों करने जा रहे हैं? उनके पास तो है नहीं ना, इसलिए वो हवा से नंबर खींच रहे हैं। हमारे पास तो हैं, तो हम क्यों अपना नंबर डिस्क्लोज करें? ठीक है, यू आर गवर्नमेंट और आप NCOC करते हैं। मुझे बताइए कि कोविड के दौरान हुकूमत वक्त जलसों में क्यों जा रही है? अपोजिशन की तो चले अपनी मजबूरियां, अपने प्रॉब्लम हो सकते हैं ना, या उनकी अपनी पॉलिटिक्स हो सकती है। हुकूमत को क्या पड़ी है? अभी 1.5-2 साल पड़े हुए हैं इलेक्शन आने में, काम कीजिए, जलसे क्यों? सही। अच्छा, इसके ऊपर 2 मुख्तलिफ इसकी वजूहत होती है। पहली बात तो मैं ये मानता ही नहीं कि वजीर आजम को और हुकूमत को जलसे नहीं करनी चाहिए। मैं इस उसूल को ही नहीं मानता। पाकिस्तान की सियासत देख लें, देखिए जो अवामी सियासत है ना, जो पार्टी स्क्रैच से बना के कोई लीडर जो है वो आया हो ताकत के अंदर, उसने वजीर आजम के ओहदे पर पहुंचा हो, तो वो पाकिस्तान की तारीख में 2 ही लोग हैं, या वो जुल्फिकार अली भुट्टो थे और या वो इमरान खान है। जुल्फिकार अली भुट्टो तो खारजा पॉलिसी के फैसले गद्दाफी स्टेडियम के जलसों में किया करते थे। अवामी लीडर जो है वो अवाम में होता है। मैं आपको बताऊं, ये हुकूमत बनने से पहले की मैं बात बता रहा हूं। मैं हमेशा बोलता था इमरान खान साहब को कि जी मेरे पास फार्मूला बड़ा आसान है।
इमरान खान अवाम में, पीटीआई ऊपर, इमरान खान बनीगाला में, पीटीआई नीचे। वो अवाम का लीडर है, वो ग्रास रूट से लोगों को मोबिलाइज करके तहरीक चला के 22 साल की वजीर आजम बना है। वो अवाम से दूर क्यों? मेरे ख्याल में, मैं तो, और ये आप किसी से पूछ सकते हैं, मैं ये आर्ग्यू पिछले 3 साल से कर रहा हूं। जहां तक अभी की सूरत हाल का एक और वजह भी है, आगे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, हमने अपने वोटर को मोबिलाइज करना है, हमारा वर्कर तरसा हुआ है इमरान खान को देखने के लिए। सो बिल्कुल मैं तो बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, और इसलिए जैसे ही मैं सेक्रेटरी जनरल बना पार्टी का, तो उसमें से जो पहले फैसले हमने करवाए चेयरमैन इमरान खान से, नॉट वजीर आजम नहीं, चेयरमैन इमरान खान पीटीआई से, कि जनाब हमें इमरान खान अवाम के अंदर देखना। ठीक है, एक ब्रेक ले साहब। ये जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें आपको कुछ झटके लगे हैं, और अगले झटके जो हैं वो भी आ सकते हैं। खास तौर पे पंजाब में जिस तरह कंटोनमेंट में मार पड़ी है शहरों में, क्या पूरा बल्दियाती इंतखाब इसी तरह की तस्वीर पेश करेगा? फिर तो उस्मान बुज़दार साहब को आप लोग अवार्ड दीजिएगा। एक ब्रेक, वापस आके बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बल्दियाती इंतखाबात, ये हुआ क्या आपके साथ खैबर पख्तूनख्वा में? क्योंकि मेरी आपकी बात नहीं हुई उसके बाद, और दूसरा मरहला भी आ रहा है, उसमें भी खबरें कोई अच्छी नहीं मिल रही। पंजाब का कंटोनमेंट का आप इलेक्शन बहुत बुरी तरह हारे हैं, और पंजाब के कंटोनमेंट के बाहर जो इलाके हैं वहां पे जो हमारा मीडिया का सर्वे है उसके मुताबिक और बुरी तरह भी आप हार सकते हैं। ये क्या हो रहा है आपकी जमात के साथ सर? अच्छा, जो केपी का है उस पर मैं पहले अगर कमेंट कर दूं, देखें तहरीके इंसाफ जो इलेक्शन लड़ती है ना, वो एक जो रिवायती तरीका है कि पूरे हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके और अपनी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ा जाए, वैसे नहीं लड़ती है। तो 2015 का जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, तो उस वक्त भी 24 जिलों के अंदर इलेक्शन हुआ था, और 9 हम जीते थे और 15 हम हारे थे। और सारे मेरे सहाफती दोस्तों ने कह दिया था कि जी असद मान जाओ, फारिग हो गई है केपी, अगली दफा पीटीआई, अगली दफा केपी में कोई चांस नहीं है। वो 2/3 अक्सरियत लेके वापस आ गए। पीटीआई की जैसे पहले जिक्र किया गया, इमरान खान जो फाउंडर चेयरमैन है, उनके होते हुए ये पार्टी बनी है। एक वोट बैंक का बहुत बड़ा वोट इसलिए होता है कि इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होता है तो इमरान खान के वजीर आजम बनने या ना बनने का सवाल नहीं होता। तो वो बहुत सारा वोटर जो जनरल इलेक्शन में निकलता है इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए, वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में नहीं निकलता, वो किसी और पार्टी के वोट नहीं डालता। आप अगर पेशावर का वोट देखें मिसाल के तौर पर, तो पूरे पेशावर से जो मेयर इलेक्ट हुए हैं उनको उससे कम वोट मिला है जितना एक हल्के से 5 हल्के हैं पेशावर में एमएनए के, 5 पीटीआई के जीते हुए, एक हल्के से उससे ज्यादा वोट मिला हुआ था। तो वो वोटर घर बैठा रहा। उसके बावजूद फिर मैं एक दफा दोबारा याद दहानी सबके लिए कि एएनपी, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो तीनों अलग अलग अपनी अपनी हुकूमतें बना चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उन तीनों से मिलकर 2 गुना ज्यादा जो है वो तहसीलें जो है वो तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई तबाह बर्बाद हो गई है। हाँ, हमारी उम्मीद इससे भी बेहतर रिजल्ट की थी। पंजाब के इलेक्शन जो है वो बिल्कुल एक अहम इलेक्शन है। पूरी पार्टी की तैयारी इसी तरीके, जिस तरह मैंने कहा ना, वजीर आजम निकल रहे हैं जलसे के लिए, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कन्वेंशन हमने शुरू किए हैं, वर्कर मोबिलाइज किए जा रहे हैं। आपको मुतहर्रिक तरीके इंसाफ नजर आएगी ये जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जाएगा। ऑलरेडी आपको नजर आना शुरू हो गया है कि बाकायदा एक मुतहर्रिक जमात आपको नजर आ रही है। पहले वो हुकूमती काम के अंदर मसरूफ रहे हैं बहुत ज्यादा, अब जरा सियासी जमात का जो पहलू है वो भी आपको आगे नजर आएगा। इलेक्शन अच्छे होंगे, तगड़े इलेक्शन होंगे, और मेरे ख्याल में जो तज्जिए सुनने में हमें आते हैं उससे आपको तरीके इंसाफ से के बहुत बेहतर नताइज नजर आएंगे। खास तौर पे देही इलाकों के अंदर जिनकी टीवी के ऊपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, जो टॉक शो में कम बात होती है, क्योंकि ज़राअत में पिछले 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हमारे 2 साल गुजरे हैं, और आम तौर पे देही इलाकों के अंदर खुशहाली जो है उसमें बेहतरी आई है। तो आपको, और पंजाब का ज़्यादातर इलाका तो देही इलाका है, तो आपको रिजल्ट जो है शायद आपको सरप्राइज हो के तरीके इंसाफ के कितने अच्छे रिजल्ट आएंगे।
ठीक है, लेकिन पंजाब में आपका सबसे बड़ा मुकाबला PMLN से और मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है मरीम नवाज साहिबा लेकर चल रही हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि शहबाज शरीफ साहब के साथी ये कह रहे हैं कि अगर किसी जज ने हमारे खिलाफ फैसला दिया तो हम उसका घेराव करेंगे, और आप ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का जो मुकदमा है उसको बराह रास्त दिखाया जाए ताकि पता चले कि उस मुकदमे के अंदर है क्या। आप ये क्यों चाहते हैं कि सिर्फ एक मुकदमा एक आदमी का बराह रास्त दिखाया जाए? इस तरह तो जितने भी करप्ट हैं, जितनी एलीट है, जहांगीर तरीन का भी आपको दिखाना चाहिए। आपको उस्मान बुज़दार साहब की भी टेप मौजूद है, इंक्वायरी की, वो भी पब्लिक कर देनी चाहिए। तो बहुत सारी और चीजें, सिर्फ शहबाज शरीफ क्यों? सर, पूरी पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ फोरम मौजूद हैं, लेकिन एक फोरम है जहां से लाइव सारी ट्रांसमिशन जाती है, और वो है हमारी पार्लियामान जो है। उस पार्लियामान के अंदर सब लोग जो हैं वो स्पीकर की इजाज़त के मुताबिक बात करते हैं। एक शख्स के पास ये इजाज़त होती है कि वो जब चाहे वो फ्लोर पे खड़ा होकर बात करना शुरू कर सकता है, और जितनी देर करना चाहे वो कर सकता है, और वो है लीडर ऑफ अपोजिशन। शहबाज शरीफ साहब इस इंतहाई खुसूसी ओहदे पे फाइज हैं, तो उनका केस जो है वो कोई आम केस नहीं है। और तो एक तो आईनी जमहूरी लिहाज से उस पोजीशन को सामने रखते हुए तो हम तो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं उन्होंने धेले की, करप्शन ही कोई नहीं की, तो वो उनकी बेगुनाही जो है वो अवाम के सामने आ जाएगी। लेकिन हमारा मानना यह है कि पाकिस्तान के अवाम का ये भी हक है कि वो भी ये सीख सकें कि ये कौन सा गुर होता है कि आपके पास जो 25,000 रुपए तनख्वाह का चपड़ासी है, उस चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए कहीं से आ जाएं। यार ये गुर हम भी सीखना चाहते हैं, मुझे यकीन है पाकिस्तान के बाकी अवाम भी सीखना चाहेंगे। तो उसकी प्रोसीडिंग जब सामने चलाई जाएगी तो हम सब शायद उससे मुस्तफीद हो सकें, और हम सबके जानने वाले जो हैं वो भी 4 अरब रुपए नहीं तो कोई 3-4 करोड़ रुपए ही आ जाए किसी के अकाउंट में। हमारे तो किसी ने 4 धेले नहीं डाले, यहाँ 4 अरब रुपए मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में आ गए। तो आपके ख्याल में नहीं कि बड़ी कौम को इससे फायदा हो सकता है और मुल्क के अंदर एक खुशहाली की लहर? मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को खुद इसकी हमायत करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और वो सुरखरू हो जाए। लेकिन बिल्कुल सर, आप ये करवाने के लिए कानूनी तौर पे क्या कर सकते हैं? कोई ऑप्शन है ये? सर, ये अमूमी तौर पे तो जज साहिबान के पास ये इख्तियार होता है। अगर आपने देखा हो, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला किया, और उस फैसले के तहत उन्होंने कहा कि जी फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका मीडिया कवरेज हो सकता है। ये कभी इलेक्शन कमीशन की तारीख में पहले नहीं हुआ, उन्होंने फैसला किया, हम उस फैसले के मुताबिक अमल कर रहे हैं। हमारे ख्याल में वो डिस्क्रिमिनेशन का फैसला था, लेकिन जब एक दफा फैसला हो गया तो मेरे ख्याल में जज साहब अगर ये फैसला कर दें बजाय कि हुकूमती एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत किया जाए तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। नवाज शरीफ साहब को कैसे वापस लाएंगे? सर, वो बोर्ड के रिजल्ट तो आपके सामने आ गए, और बोर्ड ने कहा है, बड़ी मेरे ख्याल में खुशी होगी। मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ मियाँ साहब को, उनके घर वालों को, तमाम उनके जो नेक ख्वाहिशात उनके लिए रखते हैं, हम सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सेहत है उनकी। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि वो 400-450 किलोमीटर की फासला तय करके जा रहे हैं फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हैं, पाकिस्तान के एक बड़े सियासी लीडर हैं। हम चाहते हैं कि हम भी उनको देखें पाकिस्तान के अंदर, और वो पाकिस्तान में हैं, और यहाँ से वो जो अपना बयानिया है, वो बयानिया इतनी दूर से, हज़ारों मील दूर से पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते कमज़ोर हो जाता है। पाकिस्तान में बैठ के वो बयानिया चलाएंगे तो शायद उसमें और ताकत हो। सर देखें, ये तो डॉक्टर आपके जो यहाँ पे 9 रुकनी बोर्ड है ये फैसला नहीं कर सकता कि वो बीमार हैं या नहीं। ये उस रिपोर्ट को देखकर ये फैसला कर सकता है कि ये रिपोर्ट ठीक भेजी गई है या नामुकम्मल है। वो ये कहते हैं कि ये मेडिकल ओपिनियन है, ये एक राय है डॉक्टर की, ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सपोर्टिंग एविडेंस और वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो लेबोरेटरी के होते हैं वो मौजूद नहीं है। तो इस बुनियाद पे आपने उसको रद्द किया है। वापस लाने के लिए आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है या क्या कर सकते हैं आप? देखें, हम तो बरतानिया की हुकूमत को भी अपील कर चुके हैं। मेरे ख्याल में फिर मैं एक अर्ज करूंगा कि अगर आप याद दहानी करें
तो जिस वक्त ये जा रहे थे और हमने फैसला किया, तमाम डॉक्टरों की वो रिपोर्टें, वो बाद में पता चला जाली रिपोर्टें हैं, लेकिन रिपोर्टों के मुताबिक उनकी सेहत भी खतरे में थी। तो हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे कहा कि जी बेशक चले जाएं, लेकिन हमने ये अर्ज की थी, एक दरख्वास्त रखी थी कोर्ट के सामने कि एक अच्छी तगड़ी जमानत रख ले, ताकि अगर सेहत ठीक होने के बाद भी ये वापस ना आए तो कोई वजह तो हो उनके पास वापस आने की। उनके जमानती जो है उनके भाई थे। अब मेरे ख्याल में सबसे आसान तरीन तरीका तो ये है कि वही कोर्ट जिसने जाने की इजाजत दी थी और ये कहा था कि जमानत भी लेने की जरूरत नहीं है, तो जाहिर है कोर्ट के जहन में शायद ये हो कि जब भी हम हुक्म सादर करेंगे वो वापस आ जाएंगे, जमानत की जरूरत कोई नहीं। तो मेरे ख्याल में अब उनको वो हुक्म सादर कर देना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे सादर, तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? सर हमने तो जो हमारे पास कानून के अंदर जराए हैं हम वही कर सकते हैं ना। हमारे मेडिकल बोर्ड बना दिया, मेडिकल बोर्ड ने जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उसकी बुनियाद के ऊपर अवाम के सामने वो इंफॉर्मेशन भी रख दी है। बरतानिया की हुकूमत से भी अपील कर दी है, हम बार बार कोर्ट्स के साथ भी अपील कर रहे हैं। अब वो इजरायली हुकूमत इस तरह की काम करती थी, दूसरे मुल्कों में जाके वो किडनैप करा के बंदे उठा लेती थी। पाकिस्तान की हुकूमत इस किस्म के काम करती नहीं है, और इसलिए जो भी करेंगे वो ज़ाहिर आईनी हुदूद के अंदर रहते हुए करेंगे। और ये मियां नवाज शरीफ का आना ना आना, वैसे भी आपको पता है कि वो सिर्फ मेडिकल या लीगल, सिर्फ लीगल इशू नहीं है, लीगल भी है इशू, वो एक सियासी इशू भी है। तो सियासी तरीके से तो हम बिल्कुल अपना दो टोक मौक़िफ़ जो है रखते रहेंगे। और मेरे ख्याल में कोई मुस्लिम लीग नून का भी इस वक्त सपोर्टर नहीं बचा है जिसको ये नहीं पता कि मियां साहब एक झूठ के पीछे छुप रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास सेहत है, उनकी सेहत का कोई मसला नहीं है। एक सवाल उठाया जाता है, अब अभी चाइना भी गए थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, आपने वो तकरीब भी देखी और चीज़ों से आप गुजरे हैं। हुकूमती लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा दौरा था, बड़ा तगड़ा दौरा था। और चाइना भी ये कह रहा है कि इमरान खान साहब का बड़ा अच्छा एक दौरा रहा, कामयाब। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि चाइना पाकिस्तान के अंदर जो पैसा लगा रहा है वो इन्वेस्टमेंट है या कर्जा है? यानी यहाँ टैरिफ में बाकायदा मौजूद है कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट है। ये क्या चीज़ है? इसको ज़रा थोड़ा आसान कर दें सर, मुझे तो समझ नहीं आती इसकी। देखिए, जो पहली फेज थी सीपैक की, उसके अंदर दो बड़े काम हुए। एक सड़कों के मंसूबे बनाए गए मोटरवेज के, और दूसरा जो है बड़ी चीज़ जो हुई वो सबसे ज़्यादा काम तो हुआ वो बिजली के कारखाने लगाए गए। ये बिजली के कारखाने जो लगाए गए, सड़कें जो हैं वो तो सारे जो भी हैं वो कर्ज़ों के ऊपर, ज़ाहिर है जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं थी। जो बिजली के कारखाने हैं उसके अमूमी तौर पे जो इक्विटी स्ट्रक्चर होता है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, उसमें 1/4 पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट है और बाकी 3/4 पैसा जो है वो कर्जा है। अमूमी तौर पर तकरीबन तमाम जो बिजली के कारखाने लगाए गए वो ऐसे लगाए गए। अब जो हमने, अच्छा उसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती है कि अदायगी की जिम्मेदारी जो है बिजली के कारखानों की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के टैक्स पेयर की होती है। तो बिजली अगर बिके या ना बिके वो उसकी अदायगी करनी होती है, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के अवाम के ऊपर होती है। तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक अच्छी चीज़ है, वो पाकिस्तान में आई, उससे बिजली के कारखाने लगे, लेकिन साथ साथ उसके साथ कर्जा भी आया और अदायगियों का बोझ भी आया। दोनों चीज़ें हुई, अच्छा काम भी हुआ और उसकी वजह से एक बोझ भी आया। जो सीपेक रेशो निकाले तो चाइना का टोटल जितना पैसा आया, सर दूसरे पे जाते हैं सर, जितना पैसा चाइना ने अभी तक दिया, मुझे ब्रेक तरफ ये बता दें, सीपैक पे भी हम और बात करेंगे, उसमें अगर परसेंटेज निकालें तो कितना पैसा इन्वेस्टमेंट है टोटल और कितना कर्जा है, जितना पैसा आ रहा है? सर उसमें से मैं एग्जैक्ट आपको ये नंबर मैं ऑफ हैंड नहीं बता सकता, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि उसमें ज्यादा पैसा जो है वो कर्जे की सूरत में आया और उसका एक निस्बतन छोटा हिस्सा जो है वो सरमायाकारी की या इक्विटी की सूरत के अंदर आया। ज्यादा जो है, जैसे मैंने कहा कि लगभग जो है जो बड़े कारखाने लगाए गए, तो ये जो हमने रोला डाला हुआ है और हमारी पॉलिटिकल पार्टी शोर मचाती हैं कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट, तो इसका बेशतर हिस्सा जो है वो कर्जा था, वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी। और वो कर्जा जो है वो हम चाइना से ले रहे हैं। क्या ये कर्जा वाकई हम महंगा ले रहे हैं बाकी दुनिया के मुकाबले में? नहीं, मैं यही जरा सा कहने वाला था, ये कर्जा तो है, लेकिन ये कर्जा ऐसा था कि जिस वक्त दूसरे कर्जा भी नहीं देने को तैयार थे।
तो मैं ये नहीं इंप्रेशन देना चाहता कि वहाँ से जो हमारे बिजली के कारखाने लगे या जो सीपैक में सरमायाकारी की गई वो कोई पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह चीज़ थी, ऐसी नहीं थी। उसकी ज़रूरत थी, पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की ज़रूरत थी। वो और बात है कि बाद में ज़रूरत से ज़्यादा लगा दिए, जिसकी नहीं भी ज़रूरत थी वो भी लगा दिए, या जो रेट ऑफ रिटर्न था वो बहुत हाई था, हमारे ख्याल में के अंदर बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी डीलिंग गलत हुई थी। अब आप गवर्नमेंट में हैं, लगाने। जी पूछे। डीलिंग गलत हुई, डीलिंग कुछ चीजों में गलत हुई, कुछ फैसले गलत हुए आपके ख्याल? पॉलिसी पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी वो उससे बेहतर हो सकती थी, बिल्कुल। और ये मैं बात अभी नहीं कह रहा इमरान, ये नहीं है कि मैं सियासी अभी बयान दे रहा हूं। जिस वक्त वो पॉलिसी बनी थी, और ये पॉलिसी बनी थी चाइनीज इन्वेस्टमेंट आने से पहले, उससे कुछ चंद माह पहले ये पॉलिसी बनाई गई थी। मैंने उस वक्त बाकायदा, वो एक निज़ाम होता है नेपरा जो कि इसका रेगुलेटरी अदारा है, उसके पास मैंने एक फॉर्मल रिव्यू पिटिशन फाइल की थी, यानी नजरसानी की दरखास्त फाइल की थी। उसकी बाकायदा पब्लिक हियरिंग की, वो बात नहीं हमारी मानी गई, लेकिन ये मैं बाकायदा अदादो शुमार से उस वक्त मैंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि ये पॉलिसी जो हम बना रहे हैं ये ठीक पॉलिसी नहीं है और इससे बिजली जो है वो महंगी बनेगी। अब तो बन गई है ना, यू आर इन गवर्नमेंट, और चाइना के साथ ताल्लुकात खराब कर नहीं सकते। ब्रेक ले लें, वापस आते हैं, फिर बात करेंगे। नाज़रीन, असद उमर साहब से हम बात कर रहे हैं। चाइना के दौरे के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। असद उमर साहब, चीन के एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात, पाकिस्तान के कुछ मीडिया के लोग और कुछ तज्ज़ियाकार वो लोग ये क्लेम करते हैं, इवन अपोजिशन भी, कि चाइना को मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, कुछ एतराज़ात भी हैं। सारा कुछ तो गुडी गुडी नहीं हो सकता, सब कुछ तो बहुत अच्छा नहीं हो सकता। वो पहलू भी बताएं कि कहां पे चाइना क्या चाहता है। देखिए, जहाँ तक सरमायाकारी की ताल्लुक है और सीपेक का जहाँ तक ताल्लुक है, उसके अंदर तो एक ही बड़ा इशू था उनके लिए, और वो अदायगियों का, जो उनके पावर प्रोजेक्ट्स लगे हुए थे उनकी अदायगियों का इशू है। वो आपको पता है एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में गर्दिशी कर्जों का, उसके ऊपर भी बहुत पेशरफ्त हुई है, और जाने से पहले कुछ बड़े फैसले भी किए थे ईसीसी ने, और उसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो गया। और इसलिए हमें लगता है कि अब वो जो मसला है वो भी ख़त्म होने जा रहा है। उसकी 2-3 टेक्निकल डिटेल्स हैं, उसके अलावा जो है वो कोई उनको वो नहीं है। स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर तो जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना की हमआहंगी रही है पिछले 2 से 3 साल के अंदर, वो तो उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। और वही नतीजा है वो जो आपने आखिर में देखा, जो जिस किस्म की बातें प्रेसिडेंट शी ने की मुलाकात के अंदर वजीर आजम के साथ, जिस तरीके की सपोर्ट का इजहार किया, और सिर्फ वो बंद कमरे में नहीं किया, फिर उसके बाद जो उसका कम्युनिके इशू हुआ, जो चाइना की हुकूमत ने इशू किया, और उसके बाद उसका सबसे बड़ा सबूत कि वो कितना तगड़ा बयानिया चाइना से आया पाकिस्तान की हिमायत का, कि उसके बाद आपने भारत में कोहराम मचते हुए देखा। आपने देखा कि किस तरीके से भारत की हुकूमत को मच गया था। आपकी फोटो लेट हो गई थी तो पाकिस्तान में लोगों ने रोजा रख लिया था कि अफ्तारी कब होगी। यहाँ पे भी एक खुशी की लहर दौड़ गई थी जब उनको ये पता चला कि शायद प्रेसिडेंट शी की मुलाकात नहीं हुई वजीर आजम के साथ। मतलब ये सोचें, ये अपनी सियासत के अंदर खिदर निकल गए हैं कि अगर पाकिस्तान के लिए कोई खराब खबर होती है तो उससे इनको खुशी महसूस होती है। एनीवे, वो सिर्फ इसलिए कि वो 6 घंटे फवाद चौधरी हमारे साथ जहाज में थे तो वो तस्वीर जरा लेट इशू हुई थी। अच्छा, अब आ जाए सर वुज़रा की कारकर्दगी। ये आइडिया किसका था कि कैबिनेट के अंदर मुकाबला शुरू? ये शहजाद अरबाब साहब, ये तो चीजें खामोशी से होती हैं। शहजाद अरबाब साहब जो है उसके मेन आर्किटेक्ट है, और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की हुकूमती निज़ाम के अंदर एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि बाकायदा ऑब्जेक्टिव बेस्ड। आपको तो लगेगा ना, आप तो टॉप 10 में हैं। नहीं, मैं बताता हूँ, मैं टॉप 10 के ऊपर आता हूँ। मैं टॉप 10 पे नहीं आया, मैं टॉप 10 वाले हिस्से में बाद में आऊंगा। लेकिन मैं जो बुनियादी इस्लाह है जरा उसकी अगर आप मुझे इजाजत दें। देखिए, जो पहला ये साल किया गया ना, तो 49% ऑब्जेक्टिव्स मजमूई तौर पे तमाम मिनिस्ट्रियों के हदफ मुकम्मल किए गए थे। इस साल के पहले सहमाई के अंदर वो 63% पे पहुंच गया था, और इस साल के दूसरी सहमाई के अंदर वो
89% के ऊपर पहुंचा हुआ था। तो आपको नजर आ रहा है, सॉरी 79% के ऊपर, तो आपको नजर आ रहा है कि इस निजाम से किस तरीके से बेहतरी आ रही है और जो काम आप करना चाहते हैं आवाम की बेहतरी के लिए, उसके लिए किस तरीके से अमल किया जाए। जहां तक टॉप 10 और उसके ऐलान करना, उस पर एक से ज्यादा राय मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर को मेरी मिनिस्ट्री जो है वो नंबर 2 पे थी, ये भी मैं वाजे कर दूं, उसने ये नहीं कहा कि मिनिस्टर की परफॉर्मेंस ये थी, वो मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस है, वो वजारत की है, वजीर की नहीं है। तो अगर मेरे ख्याल में बड़े अच्छे लोग हैं मेरी वजारत के अंदर, बहुत अच्छा काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन अगर वो दूसरे नंबर पे इस फॉर्मेट के जरिए आए हैं तो मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी वजारत की जो परफॉर्मेंस है वो जरूरी जो है नंबर 5 पे जो आया है या नंबर 12 पे जो आया है उससे बेहतर है। वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है, इसके अंदर और बेहतरी की जा सकती है। उन्होंने शहजाद अरबाब साहब भी कहते हैं कि इसको मजीद बेहतर करना की जरूरत है, लेकिन असल बात जो है, असल खबर ये है कि पाकिस्तान, मुझे बताएं कि सर मुझे ये बताएं कि परवेज खटक अपनी मिनिस्ट्री में ऐसा क्या करें कि पहले नंबर पे आ जाएं? कुछ मिनिस्ट्रियां ऐसी होती हैं जिनमें आप बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। सर मैं फिर वही कहूंगा कि परवेज खटक की तो इवैल्यूएशन हुई ही नहीं, शाह महमूद कुरैशी की इवैल्यूएशन हुई ही नहीं, असद उमर की इवैल्यूएशन हुई ही नहीं, ये वजारत की इवैल्यूएशन है। और उसके अंदर भी जैसे मैंने कहा ना कि ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा। इसके अंदर मुश्किल चीजें जो है, आपने देखा होगा कि कुछ मिनिस्ट्रियां जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिनिस्ट्रीज हैं, जिनके ऊपर बहुत वजन होता है, वो शायद इतनी सामने आपको नजर नहीं आई हाई रैंकिंग्स के अंदर। फाइनेंस का मैं उसमें जिक्र करूंगा, फॉरेन मिनिस्ट्री का मैं उसमें जिक्र करूंगा, और ऐसी कुछ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का मैं जिक्र करूंगा। ऐसी मिनिस्ट्रीज, एनर्जी है, ये मुश्किल मिनिस्ट्रियां हैं, इनके कॉम्प्लेक्स काम होते हैं, तो इनका मुवाजना उन मिनिस्ट्री से करना जहां निस्बतन इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम इवॉल्व करेगा। तो किसी सूरत में यह नहीं कहा जा सकता कि असद उमर की जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे वजीरों से बेहतर है सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ये कर दिया। लेकिन निजाम जो है वो एक इनकलाबी निजाम है, और उससे बेहतरी जो आ रही है, मैंने आपको आदादो शुमार से बताया कि कैसी बेहतरी आ रही है। अवाम की जिंदगी इस निजाम से जरूर बेहतर होगी, वजीर की बेहतर हो या ना हो, अवाम की जिंदगी जरूर बेहतर होगी इस निजाम से। वजारत खारजा का तो पीटीआई ढिंडोरा पीटती है कि बड़ा कमाल काम कर दिया। वैसे भी इमरान खान साहब खुद इस वजारत के अंदर बड़े इन्वॉल्व रहते हैं, और खारजी मामलात के अंदर तो आप लोग, यानी इवन पाकिस्तान के मीडिया में कभी भी खारजी महाज की खबरें इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी आपके दौर में आती हैं। तो वो वजारत शाह साहब को वैसे एतराज़ भी है कि तरीक़ाकार पे नहीं। देखिए, अगेन मैं उसके अंदर यही कहूँगा कि हमारी खारजा पॉलिसी कितनी कामयाब रही है और इस क्वार्टर की जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उस पर कितनी कंप्लायंस है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और जो फॉरेन पॉलिसी होती है, वो फॉरेन पॉलिसी जो है, जिस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है वो उस वजारत की बनाई भी होती भी नहीं ना, वो तो एक नेशनल लेवल के ऊपर होती है। प्राइम मिनिस्टर उसको वज़ीर आज़म खुद ज़ाती तौर पे लीड करते हैं, चाहे बड़े मईशत के फैसले हों, बड़े अपनी खारजा पॉलिसी के फैसले हों। तो इसको ये मेरे ख्याल में वो बिल्कुल गलत तरफ निकल गया है, क्योंकि उसको इनफरादी रंग दे दिया गया है और इंसानों का इंसानों से टकराव करा दिया गया है मेरे ख्याल में। हाँ। इसको थोड़ा सा और गलत तरफ ले जाते हैं। आखिरी सवाल में, असद उमर साहब को खुद मौका मिलता तो अपनी वजारत को कितने नंबर पे रखते? 2 नंबर पे ही? देखिए, नहीं, मैं तो अपनी वजारत को मैं दूसरों से कंपेयर ही ना करता। मैं अपनी वजारत को मेरे ख्याल में, क्या मेरी वजारत जो है वो 100% वो काम कर रही है जो मेरे ख्याल में उसको करना चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं कर रही है। क्या मेरे ख्याल में मेरी वजारत आज से 3 साल पहले जैसा निज़ाम था उससे बेहतर काम कर रही है? मेरे ख्याल में कर रही है। तो जब हम खुद बैठ के मेरे ख्याल में वो ज्यादा मीनिंगफुल कंपैरिजन है कि जो हम अपना देखते हैं कि हमने अपने लिए उसी वजारत के साथ कंपैरिजन किया जाए। जी, जब आप उसको केले और सेब को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर बड़ा मुश्किल है फैसला करना कि दोनों में से बेहतर कौन है। एग्जैक्टली। वक्त खत्म हो गया मेरे पास। बात है जो समझाने की जरूरत है या जिसके ऊपर काम होना चाहिए कि आप अब असद उमर की वजारत का मवाजना वजारत खजाना के साथ या उनकी कारकर्दगी के साथ, हर वजारत के क्राइटेरिया अलग हैं, तरीक़ाकार अलग है, तो उसका मैकेनिज्म कैसे बनेगा ये लोगों को समझाना ज़रूरी है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है अगले हफ्ते जुमे वाले दिन। अल्लाह हाफ़िज़।